तो बच्चों हम लोग जीएसटी R1 करने जा रहे हैं अब। तो रिटर्न आप आफ्टर लॉगिन अपना लॉगिन कर लोगे जीएसटी साइट पे gst.gov.in पे। उसका रिटर्न डैशबोर्ड पे आप लोग चले जाइएगा। रिटर्न डैशबोर्ड पे जब आप जाओगे तो आपको दिखाएगा कि कौन सा रिटर्न्स आप फाइल करना चाहते हो, किस क्वार्टर का करना चाहते हो, किस ईयर के लिए करना चाहते हो। तो सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर देखो, लेटेस्ट जो है वो आपको शो कर रहा है। जिस क्वार्टर का करना है वो क्वार्टर आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि देखो सेकंड क्वार्टर इस ईयर का शुरू हो चुका है तो सेकंड दे रहा है। अभी आपको फर्स्ट का करना है तो फर्स्ट ले लिया, अप्रैल टू जून। उसके बाद जितने मंथ होते हैं, मंथली रिटर्न है तो हर मंथ शो करेगा, क्वार्टरली रिटर्न है तो सिर्फ एक लास्ट क्वार्टर शो करेगा। तो हम अभी मंथ मई तक का आपने देखा रिटर्न फाइल हो रखी है तो जून लिए। जब जून लिए और सर्च किए तो इन्होंने दिखाया यू हैव सेलेक्टेड टू द फाइल रिटर्न मंथली फ्रीक्वेंसी, तो GST R1 and GST 3B shall be required to be filed each month for eve of the quarter। मतलब वो हर महीने जमा करना है रिटर्न, तो मंथली जमा करेंगे। अब कहता है इस पॉइंट व्यू से आपका डेट ऑफ और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस यानी कि GST R1 जो डेट है वो 11 जुलाई है, जो आप ऑनलाइन प्रिपेयर ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो आपके पास ये भी ऑप्शंस हैं। देन ये देखो ऑटो ड्राफ्टेड है, डिटेल्स 2A। ये 2A बोला था ना, परचेज जो खरीदते हैं उसका इनवर्ड रिपोर्ट्स होता है। ऑटो ड्राफ्टेड यानी अपने आप आएगा ही। यहाँ हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि मेरी परचेज सही है कि नहीं है। वही सेम ITC क्या इस महीने क्रेडिट मिलेगा वो 2B में शो करेगा। ठीक है, डाउनलोड उसको कर सकते हो आप, एक्सेल फॉर्मेट सब कुछ। अभी मैं इन सब पे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक R1 है। फिर भी मैं अभी रिटर्न डैशबोर्ड को समझा रहा हूँ अभी आप। इस रिटर्न डैशबोर्ड पे देखो 2B के बारे में भी बता दिया कि इस महीने आप कितना ऑटो ड्राफ्टेड मिल जाएगा, और मंथली रिटर्न आपको 3B देना है। तो हर महीने हमको दो काम करना है, एक 1 फाइल करनी है मंथली, और ये आपकी एज एन अकाउंट्स में जरूरत है। यही काम आप लोग से अकाउंटिंग करते तो आपको सीनियर और आपके CA करते हैं। इसका डाटा हमें देना पड़ता है। तो देखो 1 में क्या कर सकते हो, तो 1 में देखो दो ऑप्शन है। पहले मैं ऑफलाइन मोड बता रहा हूँ। ऑफलाइन मोड अगर आप करते हो तो यहाँ कुछ खास नहीं है। जैसे आप नॉर्मल ईमेल भेजते हो आप किसी को, जो फाइल कहता है कि भाई सब मुझे अटैच कर दो, तो वो फाइल आपको अटैच करना है। तो इन्होंने क्या पूछा, एक ही बात, इनवॉइस अपलोड करो। यहाँ ये नहीं कहा कि जो फिल करो, क्या बोला, आपके पास जो इनवॉइसेस हैं अपलोड करो। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि एक एक इनवॉइस अपलोड करना है। यहाँ उन इनवॉइस का फॉर्मेट एक इनका जैसन फॉर्मेट है, रिटर्न का एक तरीका है, उस फॉर्मेट में वो फाइल पूरे तैयार करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो कहता है कि JSON फॉर्मेट चलेगा यहाँ। तो जो JSON फॉर्मेट होगा वही आप अपलोड करोगे। जैसे कोई फाइल हुआ और ओपन कर दिया तो वो यहाँ शो कर जाएगा, हम यहाँ पे उसको सबमिट कर देंगे। तो देखो ये आपके पास ब्लू लाइन जो ब्लिंक कर रहा है, लिख रहा है ना JSON फाइल ऑफ द GST पोर्टल, वेल डेट होना चाहिए, टेकन एनी सिस्टम इफ ओके है तो आप फाइल करना, गलत नहीं करोगे तो गलत चला जाएगा। तो यहाँ सिर्फ अपलोड हो सकता है। क्या हो सकता है? तो लोग जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे काम करते हैं, आजकल बहुत लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, तो बिल खुद नहीं बनाते हैं और वेबसाइट से ही बनती है। तो आपको अमेजोन वगैरह से खुद जेसन फाइल आपको आ जाती है, एक्सेल में भी आ जाती हैं। आप उसको एक बार चेक कर लो, कोई रिटर्न है, होता है ना, बहुत सी चीज़ रिटर्न्स होती हैं सब कुछ। उसके बाद उन फाइल को सीधे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, सीधे अपलोड है। अब आपको कहता है कि जो अपलोड नहीं करना चाहता मैं तो चाहता हूँ मैनुअली भरूँ, तो प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन। हम जब प्रिपेयर ऑनलाइन GST R1 में जाते हैं तो GST R1 के लिए हमें पूछा जाता है, क्लाइंट का GST नंबर, नाम वगैरह आ गया, डेट ऑफ फाइलिंग कब करना है वो आ गया, ईयर। कहता है अगर आपका नील रिटर्न है, यानी इस महीने ना ही कोई सेल हुई, ना कोई रिटर्न हुआ, कुछ ट्रांजेक्शन से आउटवर्ड में मेरी हुई ही नहीं, तो आप यहाँ पे सीधे फाइल नील पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि GST के अंदर नील का भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है। नहीं भरेंगे तो पेनल्टी है। और वो कितना बताया था मैंने, याद है? 20 रुपये पर डे, 10 रुपये CGST का, 10 रुपये। तो नील में लेट होगा तो फाइन लगेगा।
तो ये भी ध्यान रखना। तो भाई साहब आप लोग याद करके रखिए। आप जैसे ही खोला तो कहता है ऐड रिकॉर्ड, यानी आप इसमें रिकॉर्ड ऐड करो। क्या? पहला कॉलम दिया, कॉलम 4A, 4B, 6B, 6S, सॉरी 6C, B2B, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेलेक्ट करते हो या विदेश भी भेजते हो, तो सारा है, यूएन होल्डर भी। तो कहता है इस पर क्लिक करो। जो हम क्लिक करते हैं तो हमसे कहता है B2B मतलब जो उसके पास GST नंबर है। तो कहता है कि यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है, आप क्या चाहते हो? ऐड रिकॉर्ड्स। कहता अगर आपने ई वे बिल बनाया है तो आप यहाँ इंपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ई वे बिल जब बनता है तो इनवॉइस भी अपलोड करके डिटेल देते हैं ना, तो यहाँ पर वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। यही चीज ई इनवॉइस अगर जनरेट होता, जो 5 करोड़ के बाद मैंडेटरी है, वो भी इंपोर्ट करते, तो वो सारे इनवॉइस जो उन्होंने जनरेट करा है वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है B2B वाला। समझ गए? तो और आसान बातें हैं। नहीं भाई मैंने तो इनवॉइस नहीं बनाया, मैं तो सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस जनरेट करा, तब कहता है यू कैन ऐड रिकॉर्ड्स। जब एक ऐड रिकॉर्ड आप करते हो तो देखो क्या ऑप्शन मांगा, कहता है तुम क्या एक्सपोर्ट करे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई है या विदाउट पेमेंट टैक्स है, सप्लाई ट्रैक रिवर्स चार्जेस वाला है, यानी कि तुम तो सेल किए बट GST उस पर नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज में क्या होगा, खरीदने वाला देगा ना, तो वो, और इंट्रा स्टेट ये सब चीजें हैं। तो मैंने कहा ये सब नहीं है। दूसरा कहता है गवर्नमेंट से कोई तुमको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है कि जो सामान पे डिफरेंट टैक्स रेट चार्ज करो, यानी कि अगर टी-शर्ट पे 18% है बट गवर्नमेंट ने तुमको परमिशन दिया कि तुम 5% लगाओ या ना लगाओ, कोई है ऐसा डिफरेंट प्लेस? अगर है तो इस पर क्लिक करोगे, उसका परसेंटेज बताओगे कितने परसेंट कम करना है। नहीं है तो लीव इट ब्लैंक। अब आता है देखो जो चीज, क्योंकि कोई भी फॉर्म को पढ़ो तो अपने आप आपको समझ में आएगी। आपसे क्या मांग रहा है? रिसिपेंट GSTN नंबर, अगर GST नहीं है तो UIN नंबर, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसे बोलते हैं। तो बोल रहा है GST नंबर, GST तो GST नंबर ही चाहिए मुझे इंडियन का। कहता नंबर बताओ। तो अब जो सप्लायर को आपने, जो सप्लाई आपने किया, आपने बिल दिया, उनका नंबर देना है। तो फॉर इंफॉर्मेशन, तो हमने एक नंबर आपको बनाई थी जिसके अंदर अभी अभी हम आपको दिखाएं कि ये एक बिल था, एक ये बिल था, एक ये बिल था, जिसके अंदर हमने रिस्टोर कर देता है, सब बिल भाग जाता है। तो देखिए ये एक इनवॉइस है। अब मैं इस इनवॉइस का डिटेल डालूं, तो ये देखो भारतीय एयरटेल को हम जयंत जी ने बिल दिया, ये नंबर है उनका, और इतने इतने का दिया। कैसे काम करेगा? तो जिस पार्टी को आपने बिल दिया उसका GST नंबर यहाँ से कॉपी करो और अपने रिटर्न पे आओ और वो GST नंबर डाल दो। तो देखो अपने आप नाम बता रहे हैं ना किसका है ये GST, आ गया। तो नंबर गलत है सही है, यहाँ वेरीफाइड हो जाता है कि आप क्या डाल रहे हैं। अब आपसे कहता है आप अपना इनवॉइस नंबर बताओ, जो इनवॉइस नंबर दिए, तो जो उसकी इनवॉइस नंबर हमने यहाँ जनरेट करा, हमने वो इनवॉइस नंबर यहाँ से ले लिया, वो इनवॉइस नंबर भी हमने यहाँ पे लिख दिया। बिल में लिखा है, हम भी लिख देंगे। ध्यान रहे जो ये बिल नंबर है 16 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। और हाँ, और ऊपर से इनवॉइस में जो देख रहे हो ना सेपरेशन, इनमें स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो इनवैलिड नंबर हो जाएगा, तो नो स्पेस। ओके, नाउ आपसे पूछ रहा डेट बताओ उस इनवॉइस का, तो आप इसीलिए देखो भरते वक्त पूरा तैयारी के साथ, कुछ गलती ना हो, सब कुछ सही होते। अगर अपने यहाँ फिल गलत कर दोगे तो गलत जाएगा, तो फिर इसकी करेक्शन के लिए अगले महीने में अमेंड है। तो चलो जी, तो करते हैं। तो अगला वो अमाउंट बोला इसने कि डेट 1 जून को दिया था बिल हमने, तो हमने लिखा 1 जून 2024। फिर बोला टोटल इनवॉइस की वैल्यू बताओ, तो टोटल इनवॉइस की वैल्यू तो यहाँ पे होती है, तो 55,755 है सर, तो वो भी हमने लिखा। कहता वेल गुड, ये भी ठीक है। तो देखो पॉइंट ऑफ सेल यानी कि GST के नंबर के हिसाब से अपने आप दिल्ली ले लिया ना, मैंने तो नहीं बोला उसको कि भाई दिल्ली ले, वो कैसे लिया GST नंबर का। तो पॉइंट ऑफ सेल अगर दिल्ली, मैं भी दिल्ली, तो लोकल हो गया ना। तो देखो टैक्स भी अपने आप ये काटेगा। कहता है ये इंट्रा स्टेट है, क्या है ट्रांजैक्शन। तो आपसे पूछता है कि यहाँ परसेंटेज 0 है, 0.01 है, 25 है, 1, इतने रेट आप कितने % पे दिए सामान। तो हम अपना बिल देखते हैं,
तो हमारा बिल पे 9% के हिसाब से 18% पे दिए हैं। कितने का सामान दिए? 47,250 का दिए टैक्सेबल वैल्यू। तो हमने यहाँ पे 18 वाला कॉलम में आके जो वैल्यू का हमने सामान दिया वो अमाउंट लिख दिया, उसका टैक्स देखो अपने आप इन्होंने ले लिया। और टैक्स में भी देखो यहाँ कॉलम है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। आईजीएसटी होगी तो आईजीएसटी भी बन जाएगी, अभी नहीं है इसके लिए अप्लीकेबल क्योंकि इंट्रा स्टेट है ये। तो देखो अपने आप ही वैल्यू आ गई। अभी भी मेरे पास वेरीफाई करने का टाइम है कि जो मैंने जो डाटा डाला ये सही है कि नहीं है। तो आप हमेशा इनको भरने के बाद एक बार अपना ये सब देख लोगे, कहीं कोई मिस्टेक तो मेरे से नहीं हो रही है। जब आप ये लोग चेक कर लोगे, देखो अब इसका बिल से मैं मैच कर रहा हूँ कि इनवॉइस नंबर इसका 03 है, तो हमने यहाँ देखा इनवॉइस नंबर 03 है। पार्टी अब भारतीय एयरटेल है तो यहाँ देखा भारतीय एयरटेल। ठीक, दूसरी बात हमने डेट डाली इनवॉइस की, तो हम डेट देखे 1 जून है तो इनवॉइस में भी 1 जून है। सही जा रहे हैं हम लोग अभी तक। देन हमको टैक्सेबल वैल्यू डाले। अब कोई यहाँ HSN कोड डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जानते हो 5 करोड़ से नीचे ये सब की डिटेल नहीं। और देखो ये इस डिटेल में आपसे HSN कोड नहीं मांग रहा, तो आप सिर्फ वैल्यू डालो 47,250। हमने 47,250 टैक्सेबल वैल्यू डाला तो उस पॉइंट व्यू से ये अमाउंट आ गई। हमने इसको सेव करा। और भी रेट्स होते हैं तो और भी रेट कर लिखते हुए हम इनवॉइस की फॉर्मेट तो क्या बोलता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। आपने जो फिल किया, अभी मैं और भी फिल कर सकता हूं बट बैक जाके दिखा रहा हूं। यहाँ पे दिखाता है कि आपका ऐड रिकॉर्ड ऐड हो गया। पहले 0 था ना, क्या कहता है, ये रिसिपेंट जीएसटी नंबर है, इतना पार्टी है, एक बिल ऐड किए। अगर यही बिल में कुछ एरर होता तो ये एरर दिखाता। अब मानो इन्हीं पार्टी का और भी बिल होता तो यहीं ऐड करते और अब इसका जीएसटी नंबर और नाम भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका इनवॉइस नंबर, डेट और वैल्यू भरते हुए सेम पार्टी का अगर इस महीने में ज़्यादा बिल है तो हम उसमें दिखाते चले जाएंगे। तो और आसान हो गया ना, मेरे को एक पार्टी का एक लेजर का सारा डिटेल डालना इस महीने का, ऐसा नहीं है कि अप्रैल का डालें, जून का। क्लियर हो गया। अब मेरा डिफरेंट पार्टी है तो डिफरेंट पार्टी के लिए हमारे को बोला गया कि जो भाई साहब ऐड करो और दूसरा आदमी, तो फिर से ऐड किया तो अब ब्लैंक फिर से मिल गया मुझे। अब इस ब्लैंक पे मुझे अब दूसरी पार्टी का बिल देना है, तो इस बिल का काम हो गया मेरे को, वैसे नंबर की जरूरत पड़ेगी अभी। तो हम अब लेते हैं दूसरे पार्टी, इस पार्टी का भी जीएसटी नंबर उठाते हैं। हमको जीएसटी नंबर चाहिए, देख के लिखें या पार्टी का जीएसटी के अंदर पार्टी का नंबर नाम आता है। यहाँ देखो मैं 07 लिखूंगा ना तो मेरे से जितनी पार्टी इस क्लाइंट का इस लिस्ट में आएगा, तो मैं या तो सर्च करूंगा या तो स्मूथली में सर्च करने में टाइम ना लगा के पूरा जीएसटी नंबर डाल दूंगा। अब कहता जीएसटी नंबर तो गलत डाल दिए तुम, तो अपने आप आ गया ना इतना नंबर किसका है। तो ये सेव करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम जब डालोगे तो सेव कर दोगे तो आपके यहाँ पे ये सेव हो जाएंगे जिन पार्टी से आप हमेशा डील करते हो। अब नंबर आप पूछ रहा, तो इसका बिल नंबर ये है, कहाँ गया क्या, ये इनका बिल नंबर ये है, तो ये बिल नंबर कॉपी किया मैंने और ये बिल नंबर डाला, डेट 1 ही जून है वो दिया हमने। टैक्सेबल वैल्यू आपकी टैक्सेबल वैल्यू 182,900 है, टोटल ग्रॉस वैल्यू वो डाल दिया हमने। ठीक है, तो 1,82,900 दोबारा चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, देखो फिर से इसने कह दिया इंट्रा स्टेट दिल्ली पड़ता है। फिर से आएंगे जिस रेट पे है उस कॉलम पे आएंगे, तो कॉलम में 155 टैक्सेबल वैल्यू है, तो 155 डाला, टैक्स आ गया 13,950, बिल में देखा वही अमाउंट आ रहा है, तो इसको भी हमने सेव कर, तो ये भी एक्सेप्टेड हो गया। अब आप चाहते हो कि यार मैं बार बार बाहर नहीं जाऊं, मैं एक साथ करूं, पूछो। सर ये नाम कैसे चेंज होगा, ये समझ नहीं आ रहा। नाम तो मैम जीएसटी नंबर से आता है, हम चेंज नहीं किया, अपने आप आए ना। तो आपने उस साइड से वो खोला है ना, वो क्या, उनका बिल खोल के रखा है ना, तो हम तो यहाँ जीएसटी नंबर डाले, अलग अलग पार्टी का है ना वो। अच्छा अच्छा, वो डाला आपने तो मैं तो तुमको ही बेचूंगा, इसको ही बेचूंगा, तो इसका बिल अलग दिखाऊंगा तुम्हारा। अब यहाँ पे है देखो जीएसटी नंबर हटा दी तो ब्लैंक हो गया ना, अब जो जीएसटी नंबर डालूंगा उसका नाम आएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर, हाँ बेटा ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इनका कॉलम अलग से है,
इसका कॉलम स्पेशल जोन का अलग से है। अभी अभी मैं आऊंगा तो दिखाऊंगा इनका कॉलम कहाँ है। किस पे काम कर रहे हैं? अभी हम नॉर्मल सप्लाई पे काम कर रहे हैं, ना ही हम एक्सपोर्टर हैं ना हम स्पेशल जोन है। जब ये नहीं है तो क्या होगा, नॉर्मल लोगों को इंडियन को दे रहे हैं। स्पेसिफिक पे तो स्पेसिफिक क्लिक करूंगा तो वैसी का हो जाएगा ना। पॉइंट ये अब आता है कि जीएसटी नंबर यहाँ पे क्या डालेंगे। तो अब इसका दूसरा पार्टी को हम देखते हैं, इनकी जीएसटी नंबर ये है, तो ये जीएसटी नंबर हमने फिर लिया और देखो अभी नाम बिल पे यहाँ पे दूसरे का आ रहा था ना, जैसे ही ब्लैंक होगा किसी का नहीं आ रहा है ना, डालते ही नंबर बता रहा है ना किसका आ गया अपने आप ना, वो तो नंबर डिपेंडेंट है। अब आता है बिल नंबर, आप बताइए, तो हमने यहाँ पे उसका बिल नंबर डाला। बिल नंबर हो गया, कहता है डेट बोलो क्या डेट है, तो 1 जून 2024। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो टैक्सेबल वैल्यू है 141,600, 141,600 हो गया। फिर आगे टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो 1,20,000, 10,800, 10,800 का टैक्स है, इनवॉइस से मैच कर लेते हैं 120। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे पुराना भी दूसरा खुल जाता है, लेकिन मेरे को एज ए माइंड शार्प रखना है ना कि ये किसका है। पता चला मैं किसी और का चढ़ाऊँ, पता चला मैं इधर चैटिंग भी कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो फिर डेटिंग हो जाएगा। एक काम में एक काम, रिटर्न गलत हो गई तो आप जानते हो गलत हो जाएगी, इसीलिए आप अपना प्रॉपर करेंगे। हो गया, जब गलत हो गया तो अगले महीने जब आएगा तभी रेक्टिफाई ठीक करने का तो, लेकिन अपना प्रोफाइल तो गड़बड़ होती जाएगी, क्यों करें ऐसा। ठीक है, जो अभी हम सबमिट तो नहीं किए हैं, अभी तो हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं, गलती नजर आ जाए वेरीफाई कर लें, ठीक कर लें, तब फाइल करें। अच्छा एक बार फिर से क्रॉस चेक। हाँ हो सकता है। तो हमने ये डाल के सेव कर दिया। तो देखो इसका 3 ही बिल था इस पार्टी का, तो जिनके जो बिल थे हमने जितने भी इस महीने मैंने इनवॉइस रेज किया B2B वाले, वो सब चढ़ा देंगे, सबका नाम, उनके टोटल नंबर ऑफ बिल शो करेंगे। अब मानो मैं किसी एक का फिर से वो बिल देखना चाहता हूँ, तो उस पर क्लिक कर दोगे तो उसका बिल नंबर, डेट, ग्रॉस वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट और क्या टैक्स है शो करेगा। तो आप अभी भी फाइल नहीं किए हो, आप अभी भी अपने उस रिपोर्ट से जिसको देख के ये भरे थे री-वेरीफाई करो कि ठीक है कि नहीं। जब आपको लगता है मैं सही हूँ, ये यही है, इतने ही वैल्यू हैं, तो देखो अभी भी बहुत कुछ ऑप्शंस हैं। अब अगला टॉपिक है B2, आगे क्या लिखा है, लार्ज। और देखो मैं इस पे कर्सर रखता हूँ, इसने डिटेल क्या लिखा है आप पढ़ो। थोड़ी देर पहले इस पे लेक्चर दिया था हमने, क्या बोला, इसमें हम B2C को बेच रहे हैं जो लार्ज है स्टेट से बाहर, और वो लार्ज कौन होगा जिसकी सिंगल बिल 2.5 से अबव होगी। तो यही बात बोल रहा है, मोर देन 2.5। अगर नहीं है ऐसा जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है और 2.5 लाख नहीं है बिल, तो कहता है आप फिर आगे बढ़ जाओ। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस, देखो एक्सपोर्ट का स्पेसिफिक है ना, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये एक्सपोर्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। अब जब एक्सपोर्ट स्पेसिफिक होता है तो आपसे मैं कहता है यहाँ भी ऐड करो, तो देखो यहाँ इनवॉइस नंबर भी सेम पूछ रहा है, इनवॉइस डेट भी सेम, एक चीज क्या पूछ रहा है आपसे, अभी समझाया था मैंने आपको, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल, ये सब क्या होता है, वो नंबर्स आपको डालने हैं। अब देखो वही इनवॉइस चढ़ेगी, टोटल वैल्यू कितना है और किस रेट पे, या जीरो बेच रहे हैं बिना टैक्स के तो जीरो पे भरेंगे, और टैक्स पे है तो टैक्स भरेंगे। तो ये अलग चीज नहीं है, चीज वही है जो इनवॉइस B2B में भरे हम। आगे देखिए, अब आता है B2C अदर्स। हमने ऐसे सेल्स किए जिनके पास जीएसटी नंबर्स नहीं थे, अदर्स हैं वो, और 2.5 लाख से नीचे हैं, 2.5 लाख से, तो इन्होंने हमसे कहा कि भरो। और देखो इसमें इन्होंने कर्सर पे क्या लिखा है इसको भी देख लो, लिखा टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5, यानी कि टेबल 4 और 5 को छोड़ के जो भी बचता है सो यहाँ दिखाना है।
जो 5 में ले लिए, यानी कि 2.5 लाख का कोई सेल है, वो भी इसमें दिखा देंगे, वो नहीं करना है। इसमें ओनली वो सेल दिखाना है जो 4 और 5 में नहीं आएंगे। तो कौन बचेगा? जिनके पास नंबर्स नहीं। तो कहता है यहाँ शो करो, तो इस पर क्लिक किया तो क्या करता है? कहता है ऐड कीजिए, तो ऐड किया हमने। तो कहता है पॉइंट ऑफ सेल आप बताओ कहाँ का है, तो सभी स्टेट यहाँ पर। अगर आप दिल्ली में बेचे हो 10 कस्टमर को, मानो कि आप विशाल मेगा मार्ट आज पूरे दिन बिल बनाया, लेकिन वो तो दिल्ली में ही बेचा ना, तो वो सब दिल्ली दिखाएगा। तो वो लिखेगा कि यहाँ पे हम दिल्ली में टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितने का सेल किया। वो कहता है मैं 50,000 का सेल किया, तो 50,000 रुपीज, क्योंकि दिल्ली है और खुद रजिस्टर्ड वो दिल्ली में है, इस चक्कर में उस बंदे का इंट्रा स्टेट बन गया। अब आपसे पूछता है रेट बताओ किस रेट पे बेचे, तो 18%, तो टैक्स अपने 18% ले लिया। वो कहेगा 5%, तो 5% टैक्स अपने आप ले लेगा उस टोटल वैल्यू। तो यहाँ एक एक बिल नहीं दिखाना है, यहाँ दिखाना है अनरजिस्टर्ड डीलर को हम सेल पूरे मंथ में कितना किए, ग्रॉस वैल्यू। तो अच्छा है ना, एक एक आदमी का यहाँ डिटेल नहीं जाएगा। अब मानो कि मैं दिल्ली में भी बेचा और कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन मानो हरियाणा का भी था, तो गवर्नमेंट कहता कोई बात नहीं बेचो, तो आप लिखो यहाँ हरियाणा। अब हरियाणा वालों को मैंने 50,000 का बेचा, अब टैक्स 5% लिया, तो देखो ये सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स पे आया, CGST SGST आया क्या? और ये देखो इंटर स्टेट हो गया ये, और एक परसेंटेज में यहाँ भी दिया है छूट मिला, तो हम यहाँ लिख देंगे ना कि हमको 65% छूट मिला, तो वो भी कहानी होगा, टैक्स कम जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू में लिख रहा हूँ पहले, तो देखो घट गया ना 1600 रुपये टैक्स बन गया। तो नहीं छूट है, 100% टैक्स है, हटा दो। अब आप देखो वही 5% टैक्स है, 2500 रुपये देंगे। तो इसके लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और इसने लिखा भी है नोटिफाइड बाय द। तो ये चीजें आपको देखना है। नए बाहर आ रहा हूं मैं, सेव नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस क्लाइंट का है नहीं ये सेव। तो देखो आपने इसमें जो बिल चढ़ाया दिखा रहा 3 बिल चढ़े हैं, और इनमें कुछ नहीं है, तो 0 शो कर रहा है। इसी तरह नील रेटेड सप्लाई, आप ऐसा सप्लाई कर रहे हो जो नील रेटेड है, एग्जम्प्टेड है, जिसपे GST नहीं लिए हो, नॉन सब GST आइटम है, पेट्रोल बेचे, ये सब कुछ बेचे, तो आप यहाँ पे बताओ इंट्रा सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को कितने को दिए, और इंट्रा सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या दिया, नील का अलग, एग्जम्प्टेड अलग, और नॉन GST अलग फिगर में। इसी तरह इंटर स्टेट यानी स्टेट से बाहर ऐसे लोग को किसको बेचे जो नील था, एग्जम्प्टेड आइटम था, तो उनको रजिस्टर लोग को दिया, तो रजिस्टर का अलग बताओ और रजिस्टर का अलग। ये टोटल सेल में PL मैच करवाएगा। अब ये हो गया। तो आप पूछता है क्रेडिट नोट, अब तो ये सप्लाई 4 थी, चारों बता दिया। B2B यानी कि डीलर से डीलर को बेचा, लार्ज वाले सेल जिनके पास GST नंबर नहीं था, इंटरस्टेट था, वो बताया, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया तो वो बताया, और अगर हम लोकल सेल किए विदाउट नंबर सेल किए तो कस्टमर को बेचे तो वो बता दिया स्टेट वाइज। नील रेटेड आप बता दो दिए, तो आप कहता क्रेडिट नोट डेबिट नोट बताओ अगर आपने रिटर्न्स लिया है, रजिस्टर का अलग अनरजिस्टर का। ये जो क्रेडिट डेबिट नोट का रिपोर्ट है ये लास्ट मंथ का है, तो जब इसको भरोगे तो देखो क्या मांगता है। सो देखो रजिस्टर्ड मतलब जिसके पास GST नंबर था, तो हमने ओपन किया तो देखता है यहाँ GST नंबर बताओ, उसका नाम अपने आप आ जाएगा। तो देखो मैंने GST नंबर डाला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कहता ठीक है उसका डेबिट क्रेडिट नोट नंबर बोलो, जो भी होगा नंबर आप डालोगे। फिर कहता डेट बता दो, जो भी डेट होगा वो आप बोलोगे। फिर कहेगा टाइप बताओ, डेबिट नोट है या, कहता ठीक है वैल्यू बताओ कितने का है, मैं कहा 50,900 रुपये का, 59,000 का। कहता ठीक है दिल्ली है। कहता टैक्सेबल वैल्यू बताओ कितना था, मैंने कहा 50,000 था। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको है, इसको जब सेव करोगे तो ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मांगेगा। तो ये हुआ रजिस्टर्ड पर्सन, क्या हुआ समझ में आ गई। अब आता है नहीं सर मैं तो अनरजिस्टर्ड डीलर को दिए रिटर्न हुआ है, लेकिन अब इसमें क्या आता है, तो देखो यहाँ एक क्रेडिट डेबिट नोट किसको है, इसको हमने इंटर किया, ऐड करा। अब इसमें क्या कहता है कि यहाँ 3 ही लोगों को तुम अनरजिस्टर्ड डीलर को दे सकते हो, एक B2CL,
या तो एक्सपोर्ट। तो इसलिए मैंने कहा था आपको अभी कि जो अनरजिस्टर्ड रिकरिंग डेबिट नोट ओनली फॉर B2CL और एक्सपोर्ट केस में है, और में नेट शो करेंगे, और में क्या करेंगे, समझ में आ गई बातें। देखो जो सिस्टम कह रही है हम उससे बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। अब देखो मैं B2CL लिया तो मैं से पूछता है उसका डेबिट नोट नंबर बताओ, डेट बताओ, वही वैल्यू, नोट का टाइप और कहाँ का रिटर्न था वो बताओ, क्योंकि B2CL तो स्टेट से बाहर होती है ना। तो मुझे देखो दमन दीव ले लेगा लेकिन दिल्ली पर देखो कर्सर ही नहीं जाएगा, जा रहा है क्या। तो यही चीज थोड़ा सा यूनिक स्मार्टनेस अपने को अंदर लाना है, तो रिटर्न करने लगोगे। एक दो बार रिटर्न भर लिए आप लोगों ने तो आपको इश्यू नहीं आएंगे, बट आप नहीं करना डर पड़ोगे तो डरते रह जाओगे। ठीक है, बैक। तो B2CL की भी टॉपिक समझ में आ गए, यहां तक किसी कुछ पूछना है? हाँ जी मैडम, कुछ इरादा नहीं? चलो मेरा इरादा देखो। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा 11th A में, ये पॉइंट है, कॉलम नंबर है, कह रहा टैक्स लायबिलिटी फॉर एडवांस रिसीव्ड। क्या आपने एडवांस पैसा किसी से लिया जिसके ऊपर आपको GST देना है? तो अगर लिया और GST जिस पे देना है तो यहाँ बताएंगे, और नहीं लिया नहीं देना है तो बताने की जरूरत। तो आप कब GST एडवांस देना पड़ता है? तो मैंने आपको दो केस बोला था, एक लेने पे और एक देने पे। लेते हैं तो देने की GST 1 है जा रहा है ना, तो GST 1 में हम एडवांस रिसीव्ड कब करते हैं? या तो हम सप्लायर ऑफ सर्विस हैं। किसका है? गुड्स के ऊपर नहीं था ना, सप्लायर ऑफ सर्विस के ऊपर, तो देना पड़ेगा। तो सर्विस में वो भी आ जाता है, क्या कहते हैं, चाहे CA हो, टेंट वाला कोई भी हो, और उसने अभी टेंट की सर्विस नहीं दी, बोला बयाना राशि दे दो 10,000 रुपये, तो उसको 10,000 का GST देना पड़ेगा। कैसे देगा सो देखो बच्चों, इस पर क्लिक करेगा, ऐड करेगा, वो बताएगा स्टेट वाइज, दिल्ली में है कि बाहर का बंदा है, कहा दिल्ली का है, कहते तब तो इंट्रा स्टेट हो गया। उनका ओके जी, कहता बताओ रेट क्या। यहाँ इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं मांगेगा, आपने एडवांस बोला है तो आपसे खाली पूछ रहा है कितने % पे लिए हो और कितना लिए हो। हमने कहा सर जी 5,000 रुपये लिया है, तो कहता भैया 900 रुपये बन गया, 5,900 रुपये हो गया तेरा। समझ में आ गई बातें? तो एडवांस पे टैक्स हमको पहले देना पड़ा। तो मानो हम इसको सेव नहीं कर रहे, सेव कर दिए उस महीने जिस महीने मिला, अगले महीने इस एडवांस का हमने बिल बनाया। क्या बनाया? तो बिल में एडजस्ट करेंगे ना भाई, तो यहाँ लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ, तो अभी यहाँ फिर क्लिक करोगे और यहाँ पॉइंट ऑफ सेल लोगे, वही दिल्ली या जो भी है, अब आपसे पूछता है वही कितने % का बिल बना, फिर से हम वही 5,000 रुपये का बोलेंगे तो वो एडजस्ट होगा। समझ में आ गई बातें? तो ये फिर आप जब ये एडजस्ट होगा तो ये टैक्स देना जरूरत नहीं है। बस 2 मिनट तेरा समझ का टाइम हो रहा है। हाँ, ट्यूशन में और काम। अब आता है, अब आगे सिर्फ अब इस पॉइंट में देखो 12 पॉइंट में आपको दिया कि HSN वाइज रिपोर्ट बताओ। तो मैंने आपको बोला है कि बच्चों HSN का रिपोर्ट आप तब दोगे जब 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगा तो कैसे दोगे, तो वो भी देखो। क्लिक किया तो आपसे मांग रहा है HSN कोड बताओ, तो हमने जो भी बताएंगे वाट एवर मानो, कहते इस कोड तो है ही नहीं, उन्हें कहा मानो ये है, कहता ये भी नहीं है, मानो जो भी होता उसका नाम अपने आप आ जाएगा, नाम बता दोगे, आइटम का डिस्क्रिप्शन, क्या कोड है, तो मैंने कहा पेन है, कहता ठीक है बहुत अच्छी बात, कहता नाम हम तो शो नहीं कर रहा है, यूनिट बताओ। तभी देखते हो टैली में आपको UKC पूछा था ना आपसे, आप बोलोगे कि पेन है पीसेज में है तो पीस आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी कितना है, कहता रजिस्ट्रेशन कोड गलत नहीं है, गलत दे रहे हो, मैंने कहा चलो अभी देखने दो। तो हम जब सेल करें तो वही कोड डालेंगे ना भाई। फिर आता है क्वांटिटी, हमने कहा इस महीने टोटल पेन मैंने 20 बेचे तो 20 आ गया, कहता टोटल वैल्यू कितनी है उसको 100 बता दो, तो मुझे पता चलेगा ना इनवॉइस से कितनी वैल्यू है। हम कहेंगे टोटल सर जी वो 1,000 रुपए का है, तो वो आ गया 20 का वैल्यू
1000। कहता ठीक है, रेट कितने परसेंट है? मैंने कहा 12%। ठीक, तो कहता सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स बताओ, और IGST है तो IGST बताओ, क्योंकि अब इसको थोड़ी पता है कि 12% में कितना दिल्ली बेचे, कितने काम है, उस हिसाब से ये काम लेगा। समझ में आ गए? ये टोटल सेल, ये हुआ HSN वाइज। ऐड करेंगे, नहीं तो बोला अगर इनवॉइस बनाए हो तो इंपोर्ट कर लो बेटा, वो सब आ जाए। तो ये भी अच्छी बात हुई ना मेरे लिए। चलो यहां से भी बाहर आते हैं, सेव नहीं हुआ वो जो चीज में आया। अब कहता है डॉक्यूमेंट इशू, तुमने क्या डॉक्यूमेंट दिया? क्या डॉक्यूमेंट देंगे? बिल देंगे ना, डेबिट नोट देंगे, रिसीव वाउचर देंगे। तो यहाँ पे ऐड होके कहता है इनवॉइस ऐड जितने दिए इस महीने वो बताओ। तो इस महीने हमने 3 इनवॉइस दिए, तो यहाँ ऐड करके कहता है इनवॉइस नंबर, कब से कब तक, कितने इनवॉइस थे। मैंने कहा 1 0 ऐड कर दिया, क्योंकि हमने 3 पार्टियों का 3 तरह का बिल नंबर दिया, 3 बिल बुक हो सकता है, तो फिर उसका दूसरे का बिल नंबर आपको देना पड़ेगा। तो हम देखो एक का लिखा, दूसरे का भी हम कॉपी कर लिए और यहाँ आके वो बता दिए, तीसरे का भी हम कॉपी कर लिए। ये रिपोर्ट में देना जरूरी है। जो डॉक्यूमेंट आप रेज करते हो, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चाहिए वो आपको देना है। इस क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसके बीच में अलग से इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। ये B2B का ही है ना? हाँ, ये तो बिल इनवॉइस सारे B2B B2C सारे टोटल इस महीने में कितने नंबर से शुरू किए और कितने नंबर पे खत्म। यहाँ तो अब देखो हर पार्टी का अलग अलग बिल नंबर बताया है, इसलिए अलग अलग देना पड़ा। तुम्हारा तो एक ही होगा ना, 1 से लेके 11 तक, तो 1 से 11 लिखोगे। इसमें पूछता है कैंसिल कितने हुए, वो भी बताना, जिससे कि नंबर को ट्रैक करता है। किसको ट्रैक करता है ये? इसलिए मैंने कहा साल भर के अंदर सीरीज नहीं बदलना। दूसरा, इनवॉइस अनरजिस्टर्ड पर्सन को कहता है रिसीव किए, इनवर्ड बोलता है। क्यों? क्योंकि उस पर GST देना पड़ेगा, तो वो बताओ। रिवाइज्ड इनवॉइस, बिल में चेंज कुछ तो बताओ। डेबिट नोट कितने दिए, क्रेडिट नोट कितने दिए, रिसीट वाउचर यानी एडवांस लिए जिसपे GST देना है तो वो बताओ। RCM के केस में आप पेमेंट करते हो तब भी देना पड़ता है ना, तो वो बताना है। रिफंड वाउचर्स, डिलीवरी चालान, जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, सारा ऑप्शन है भाई साहब। तो आपके बिजनेस में जो जो चीज रिक्वायरमेंट है वो नंबर्स खाली बताना है कि हमने कितने नंबर से कितने नंबर दिए, फिर सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये आपके यहाँ पे शो कर देगा। अभी तुरंत किया है ना, इसलिए नहीं आ रहा। तो ये जो अभी आप बता रहे डॉक्यूमेंट इशू में जाके फिर से दोबारा भरना है बिल नंबर से। अब आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो दिया है सप्लाई मेड थ्रू ECO, ई कॉमर्स के द्वारा। तो वो करोगे तो ECO का यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा कि जो GST नंबर ई कॉमर्स ऑपरेटर का बता दो, उसका अपने आप डिटेल। इसमें अमेजोन से बेचता हूँ तो उसका GST नंबर बताना पड़ेगा, कितने का बेचा हूँ वो बताना पड़ेगा, टैक्स आ जाएगा। तो ये इसलिए उसका लेजर डाउनलोड लॉगिन में मिल ही जाता है ना। व्हाट्सएप भी देख रहा हूँ, बिजनेस व्हाट्सएप पर नहीं है आज का, इस तरह से चलता है। तीसरी पॉइंट आई सप्लाई अंडर सेक्शन 95 आपको दिया, देखो लिखा हुआ है। अगर आपको सेक्शन की याद हो, दिक्कत हो, तो यहाँ कर्सर रखना है। देखो क्या लिखा, डिटेल ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन। ये ऑपरेटर के लिए है और ऑपरेटर को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा जो TDS TCS करता है, वो बताना। आगे अमेंडमेंट्स का ऑप्शन है, तो तुमने जो बिल्स पीछे मन दिए उसमें अमेंडमेंट कुछ है, B2B में, B2C में, क्रेडिट डेबिट नोट में, तो वो यहाँ दिखा हो। सब ठीक है तो देखो ई इनवॉइस भी डाउनलोड हो जाएंगे और फिर आप जनरेट समरी करो। क्या करो? तो कहता है आपका जनरेट हो गया। अब देखो मैं बैक, अभी तक फाइल नहीं हुआ, हमने इंफॉर्मेशन डाली है, बैक करा, फिर से मंथ बदल लिया मैंने, तो हमको कहता है कि रेडी टू फाइल अब हो गया। पहले वो क्या कहता था 11 तारीख तक दो, कहता आपका तैयार है। हम देख रहे हैं तो कहता 3 बिल चढ़ा, 1 डॉक्यूमेंट चढ़ी हैं, और कहता है तो फिर देखो तो प्रोसीड टू फाइल। कहता है देखो 3 इनवॉइस जो दिए हो, यहाँ रिसिपेंट्स वाइज समरी क्लिक करोगे पूरा दिया।
तो अभी भी भरने से पहले आप इनको वेरीफाई करोगे। पूरी एक एक कॉलम यहाँ शो कर रहा है सारा, इन सब का टोटल नीचे जब बच्चों आओगे तो टोटल सेल दिखाएगा, टोटल टैक्स दिखाएगा। ये भी आप अपने पीएल से, अपने सेल रजिस्टर से वेरीफाई कर लोगे। जब आपको लगेगा सही है, आपको लगता है नहीं सर अभी तो मेरे को टाइम है, तो आपको अभी फाइल मत करना, भर लिए हो ना, पीडीएफ जनरेट कर लेना। जब तक आप इनको वेरीफाई नहीं कर लो तब तक सबमिट। वंस यू आर गेटिंग द सबमिशन, जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो तब आप इसको ठीक नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है सबमिट जब करते हैं तो आई डिक्लेरेशन देंगे, जो पर्सन होगा वो सिग्नेटरी, और फाइल विद ईवीसी करना। क्या करना होगा? और डिजिटल सिग्नेचर होगा तो डिजिटल सिग्नेचर। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पढ़ाया था बेटा, इसमें डिजिटल साइन, बहुत छुट्टी मारे थे ना। डिजिटल सिग्नेचर आपको बनवाना पड़ता है मार्केट से, उसके लिए फीस लगती है, और ये सिर्फ कंपनी केस में, प्राइवेट लिमिटेड को मैंडेटरी है। बनवाने के लिए ऑप्शनली कोई भी बना ले। और ईएससी है, ये आधार और ओटीपी जनरेटेड है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा, देखो इसको ओटीपी आएगा। और ओटीपी कहाँ आएगा? या तो मेल में आएगा या वो मोबाइल पे आएगा। देखो आ गया मेल पे आया, तो इसका आ गया कि आपका ओटीपी नंबर कहाँ गया, ये है F798CA। तो लिखा हमने F798CA और देन वेरीफाई कर दिया। तो क्या बोला कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली जनरेट हो गया, और ये आपका जीएसटी नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर। जैसे ही जमा हो गया फिर क्लाइंट को मेल चला जाएगा कि आपका रिटर्न इंटीमेशन जनरेट सबमिशन हो गया ARN। ये लिखता है कि आपका जीएसटी नंबर दिस है, GST 1 ये है, इस सेशन का आपने 9 जुलाई को इतने बजे फाइल की। तो इस तरह से रिटर्न फाइल होती है। जो देखो ये सब चीज मैं एक ही देर बार समझा सकता हूँ ना भाई साहब आप लोग। प्रैक्टिकल के लिए ICA का वेबसाइट है, इसीलिए मैं आज करवाया है। समझ में आई बातें? तो ऑनलाइन कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं ना वो मेरी इंफॉर्मेशन है। हम इंफॉर्मेशन गलत बनाएंगे, गलत जाएगा। आप कभी किए नहीं हो इसलिए आपको लगता है, लेकिन ये सारा रिपोर्ट तो आप ही वेरीफाई करके दे रहे हो अपने बॉस को। तो मे बी एक बार, पहली बार थोड़ा सा टेंशन आएगी, पहली बार भरना सीखो, सबमिट मत करो। और सबमिट के लिए अपने एक्सपर्ट को, अपने जो भी सीनियर हैं उनसे कंसल्ट करो। जैसे कि तुमने भर लिया, अगर तुमको लगता है कि मैं एक बार चेक कराऊं तो मेरे को मेल कर दो कि सर मैंने ये चीज़ भरा है, एक बार मेरा लॉगिन आईडी से एक बार चेक कर लीजिए, और ये मेरा एक्सेल शीट का डिटेल है, सही है तो आप कहिएगा तो मैं फिर फाइल करूँगा, हम कर देंगे। तो एक दो बार अगर आपने कर लिया तो आगे आपको कोई डाउट हो जाएगा अब आपसे। चलो जी, और जैसे टैली से होता है तो